हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माई जियोग्राफी में। जैसा कि हम लोग ए फोर्स की मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें से हम लोगों ने क्या किया था कि अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें से आज हम लोग वो जो पार्ट 1 में हमने कुछ आप लोग कॉन्सेप्ट बताए थे, क्योंकि जो हमारा पार्ट 1 था वो कॉन्सेप्ट की क्लास थी और उसमें से ये बताया गया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है और उस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए गए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट बेस कुछ सवाल करने वाले हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि ये जो मेरा चैनल है मैंने नया नया स्टार्ट किया है, तो इसलिए चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और खुद ही सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक भी कीजिए, ठीक है। और आपको यदि कोई मतलब कि परेशानी होती है तो उसमें बताइए कि क्या क्या दिक्कत है वीडियो में, ठीक है, तो जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सुधार कर सकूं। तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने सीधा टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने ये बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है और किस श्रेणी का एनोमल पद क्या होता है, प्रारंभ से क्या होता है, अंत से क्या होता है, और योग फल, ये सारी चीजें काफी चीजें मतलब सीखी थी। आज हम लोग उसी के आगे से क्या करेंगे कि आज जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये रहेगा कि समांतर माध्य क्या होता है, ठीक है। तो मैं चैप्टर, मेरा जो चैप्टर चल रहा है समांतर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है। आज इसका जो है कि पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 जो था उसमें पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लास थी। आज हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है, और आप लोग देखना कि सवाल कैसे आसानी से हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य, ठीक है। ये जो समांतर माध्य होता है हमें किसके बीच निकालना रहता है, हमको दो संख्या दे देगा, जैसे कि ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच हमसे पूछेगा समांतर माध्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एएम। वो क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है। याद रखना कि दो संख्याओं ए तथा बी के बीच में जो समांतर माध्य होता है वो हमारा क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गया जाके, जैसे कि एग्जाम्पल पे जैसे कह रहा है कि 5 तथा 7 के बीच समांतर माध्य बताइए, तो इसके बीच क्या होगा, एम 5 प्लस 7 बटे 2 12 बटे 2 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर दो संख्याओं ए तथा बी का समांतर माध्य पूछता है तो उसको क्या करते हैं कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा समांतर माध्य निकल आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर हमसे ये कह दें कि ए तथा बी के बीच में इन समांतर माध्य स्थापित कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही तो इस चीज को तुम आप लोग नोट कर लेना, ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसी से सारे कॉन्सेप्ट हमारे बनेंगे। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जैसे कह रहा है कि ए तथा बी के मध्य इन समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए तथा बी के बीच में इन समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में जैसे बोला है कि ए के बीच में मान लो कि A1 पहला समांतर माध्य हो गया, A2 दूसरा हो गया, A3 तीसरा हो गया, डैश डैश इसके बीच में इन समांतर माध्य बोलेगा, ठीक है, एन समांतर माध्य और बी के बीच में, ठीक है। तो कहेगा ए तथा बी के बीच में इन समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं ए तथा बी के बीच में एन समांतर माध्य ज्ञात करने का जो मतलब कि तरीका है, तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले ये निकालते हैं कि डी, हम लोग डी निकालेंगे सबसे पहले। तो डी का सूत्र होता है बी माइनस का ए अपान में एन प्लस का 1। तो डी बराबर क्या सूत्र होता है, बी माइनस का ए अपान में एन प्लस 1। ये क्या होता है, मतलब संख्याओं के समांतर माध्य के जब बीच में निकालना सीखेंगे कि बहुत सारे समांतर माध्य, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डी को निकालेंगे, ठीक है। जहां पे एन क्या होता है, समांतर माध्यों की संख्या, हमारा एन क्या होता है, समांतर माध्यों की संख्या कि कितने समांतर माध्य निकालने। तो अब जब हम लोग डी निकाल लेते हैं तो जो हमारा पहला समांतर माध्य होता है वो होता है ए प्लस का
बी माइनस का ए अपान में एन प्लस का 1। और जो दूसरा समांतर माध्य होता है ए प्लस का, तो हम लोग जब डी निकाल लेते हैं तो जो पहला समांतर माध्य ए प्लस डी हो जाएगा, और दूसरा ए प्लस का 2d, और तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस का 3d। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं समांतर माध्य होते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि डी निकाल लेना है, या हम लोग डी के रूप में, इसी रूप में अगर इसको लिखना चाहे तो ए प्लस का बी माइनस का ए अपान में एन प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस का 2b माइनस का ए अपान में एन प्लस का 1, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस का 3b माइनस का ए अपान में एन प्लस का 1। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि अगर हमसे कभी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, अगर हमसे डायरेक्ट पूछ ले कि ए तथा बी के बीच में 15वां समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो उसका फार्मूला क्या होता है, जैसे डायरेक्ट पूछ ले कि हमसे 2 4 5 ना पूछे, ठीक है, डायरेक्ट पूछ ले ए तथा बी के बीच में 7वां समांतर माध्य, 18वां समांतर माध्य, 50वां समांतर माध्य, ऐसे करके पूछ ले, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका सूत्र होता है, मान लो कि के नंबर का कोई समांतर माध्य पूछ दिया, एक के नंबर का, तो हम लोग क्या करेंगे ए प्लस का के बी माइनस का ए अपान में एन प्लस 1। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना, अगर हमसे डायरेक्ट पूछता है तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के लिए आते हैं, जैसे कह रहा है कि एक सवाल उठा लेते हैं, 2 तथा 32 के मध्य 14 समांतर माध्य भरे जाए तो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 तथा 32 के मध्य 14 समांतर माध्य भरे जाए तो 8:10 अनुपात 8:12 का रेशियो पूछ रहा है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, मैं रख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 तथा 32 के मध्य 2 तथा 32 के मध्य 14 समांतर माध्य भरे जाएं तो 8:10 अनुपात 8:12 आपसे पूछ रहा है, 8:10 अनुपात 8:12 पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी तुमको पता है कि इसे डायरेक्ट नंबर का कोई समांतर माध्य पूछ दे 12वां 13वां, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे कि डी क्या होगा। ठीक है, तो डी निकाल लेंगे हम लोग, जैसे कि डी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस का ए अपान एन प्लस का 1 होता है, तो बी हमारा क्या होता है 32 होता है, ए हमारा 2 होता है। तो आप लोगों को एग्जाम में ये सूत्र लिख के नहीं, यहाँ तो मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि 32 माइनस का 2 बटे में एन बराबर कितना है, ये हमारा क्या है, ये एन है। ठीक है, तो एन कितना है 14 प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा 30 बटे में 15 और 2, तो 2। ठीक है, आप लोगों को वहाँ डी ऐसे नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ही 32 में 2 गए 30 बचे जाके, यहाँ जितने समांतर माध्य उसका 1 बढ़ा के भाग कर देंगे, मतलब कि 32 में 2 गया 30 बटे 15 दूनी 30। ठीक है, और विद इन सेकेंड आप लोगों को डी निकाल देना है। ठीक है, अब पूछ रहा है ए प्लस 8:10 अनुपात 8:12 का रेशियो पूछ रहा है, तो 8:10 क्या हो जाएगा और A12 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 8:10 हमारा क्या होगा, ए प्लस का 10d बटे में ए प्लस का 12d हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का 10d की वैल्यू कितनी है 2 बटे में ए प्लस का 12d की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से कितना 10 दूनी 20 2 22 12 दूनी 24, ए का मान यहाँ रख देंगे 24 2 26, इसको कैंसिल कर देंगे 13 13 आ जाएगा 11 अनुपात 13। तो जो हमारा A10 रेशियो 8:12 का आया जाके वो 11 13 का आ गया जाके। ठीक, ये तो समझाने के लिए हो गया जाके। अब देखो आपको एग्जाम में कैसे करना है, आप लोगों को थोड़ा स्पीड बढ़ानी है। ठीक, क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्टेप फालतू के लिए रख देते हैं जो कि हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे उसने हमसे कहा कि 2 तथा 32 के मध्य 14 समांतर माध्य, तो हमको याद रखना कि ये ए होता है ये बी होता है। ठीक है, तो डी बराबर सूत्र मन में सूत्र लिख के नहीं करना है कि डी बराबर बी माइनस के अपन एन प्लस है, एन का वैल्यू कितना दिया है 14 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे 32 में से 2 जाएगा 30 बचेगा ऊपर, नीचे 14 1 15 हो जाएगा, 15 2 आ जाएगा डी की वैल्यू। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ए प्लस का 10d रेशो क्या निकल ए 10 रेशो ए 12 करना है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका इसमें तो गुणा होता ही है, 20 हो जाएगा और 2 में जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 24 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सॉरी 12 दिन 24 तो 26 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, 11/13 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोगों को देखो वहां पे कितना टाइम लगा था, यहाँ कितना। तो याद रखना है कि क्वेश्चन को वहां जब करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको पूरा नहीं उतारना है कि सूत्र भी लिखे सबको। तो ये स्टेप आप लोगों को छोड़ने हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जो आप 30 सेकेंड में क्वेश्चन करे होगा 5 सेकेंड में ही कर देंगे। अब लोग बात करते हैं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट में बात करते हैं कि अगर आपसे ये कह दे कि ए तथा बी के मध्य भरे गए सभी समांतर माध्यमों का योग कितना होगा। क्या कह रहा है, ए तथा बी के मध्य भरे गए सभी समांतर माध्यमों का योग कितना होगा। तुम लोग इसको कैसे करेंगे, ए तथा बी के मध्य क्या करें, सभी भरे गए सभी समांतर माध्यमों का योग निकालना है, कितना होगा जाके। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो सम होगा जाके तो कितना हो जाएगा, n a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ए तथा बी के मध्य से भरे गए सभी समांतर माध्यमों का जो योग होता है उसका फार्मूला होता है n a प्लस का b बाई 2। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। अभी इस पे जो क्वेश्चन है बाद में करा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, इस पे भी इस क्वेश्चन में बाद में करा दूंगा जब क्वेश्चन की सीरीज आएगी। अब हम लोग समांतर माध्य से रिलेटेड कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कह रहा है कि ए, देखो जो समांतर माध्य जैसे कि A1 कामा A2 कामा A3 डैश B, ये मान लें कि यहाँ पे B है। कह रहा है कि A तथा B के बीच में 3 समांतर माध्य है। कह रहा है कि A तथा B के बीच में कितने समांतर माध्य है, 3 समांतर माध्य। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर समांतर माध्य होंगे तो मतलब कि वो सारे संख्याएं कैसे होंगी, मतलब सारे समांतर माध्य लगा के सारे जो पद होंगे वो समांतर श्रेणी में होंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये मान सकते हैं कि A को 1 मान सकते हैं, A1 को 2 मान सकते हैं, A2 को 3 मान सकते हैं, A3 को 4 और B को 5 मान सकते हैं। ठीक, तो ये चीज याद रखना है कि यदि ए तथा बी के बीच में कितने भी समांतर माध्य हो तो उन लोग सबको हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, अब देखना इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सभी भरे गए समांतर माध्यमों का योग, सभी भरे गए समांतर माध्यमों का योग। जरा तो हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद कह रहा है कि ए और बी के मध्य A1 कामा A2 कामा A3 डैश A12। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A और B के मध्य A1 A2 A3 डैश A12 समांतर माध्य भरे गए हैं। तो मान पूछ रहा है कि A प्लस का A1 प्लस का A2 प्लस का A3 प्लस का A4 बटे में B माइनस का A2 माइनस का A4 माइनस का A6, इसका रेशियो बताना है। तो अभी हमने बताया कि यदि ए और बी के बीच में कोई समांतर मान मान लो भरा जा रहा है, A1 भरा जा रहा है, A2 A3 A4 A5 A6। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ जो
समांतर मार्ग यूज हुआ 6 तक ही यूज हुआ है, तो बस उसको छोड़ देंगे A12। तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं कि यही है ना सब, कह रहा है इसको एक मान सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे करके हम लोग मान सकते हैं। अब इसके आगे 12 तक नहीं भरेंगे क्योंकि उसमें जरूरत ही नहीं गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके मान रख देंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी, 1, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 3 हो गई जाके, A3 की वैल्यू 4 हो गई, A4 की वैल्यू 5 बटे में B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B मान लो ये लास्ट में है, मान लो यहाँ पे B है, ठीक है। तो ये करके 13 हो जाएगा B का मान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 माइनस का A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और A4 की वैल्यू 5 है, और A6 की जो वैल्यू हमारी है, A6 की जो वैल्यू है वो 7 है, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब इनको जोड़ लेंगे, 5 10 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 7 5, ये कितना हो जाएगा 7 5 12 13 6, माइनस का 3, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा -5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5:1 आ जाएगा, ठीक। अब लोग समझ में आ गया ना कि हम लोग कैसे करेंगे, जाके ये सारे जो सवाल होंगे ऐसे करेंगे। कितने समांतर मार्ग भर दिए गए हैं, तो इसकी वैल्यू देखिए, ठीक है। अब जैसे अब हम लोग अपने जो सवालों पे आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो हो गए एपी के समाप्त, हम लोग सवालों पे आते हैं। जैसे बोल रहा है कि कह रहा है कि यदि किसी एपी के 3 पदों का योगफल 21 एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है तो तीनों पद होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चलो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि 1, x, -7 एपी में हूँ तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो हमने कल बताया था कि यदि ए बी से 3 पद एपी में है तो जो बीच वाला पद होता है, हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था 2b = a+c। यदि ए बी से 3 पद समांतर श्रेणी में है तो जो बीच वाला पद होता है उसका दोगुना पहले और आखिरी पद के योग के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, तो 2x = -6 आ गया जाके, x = -3, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सवाल करेंगे, समझ में आ गया ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कह रहा है कि 9, 5, 1, -3 का 20वां पद। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 9, 5, 1, -3 डैश का 20वां पद ज्ञात करना है। तो हमने कल बताया था कि nवां पद का फार्मूला क्या होता है, 20वां पद क्या हो जाएगा, A20 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का 19 d हो जाएगा ना। तो a का वैल्यू कितना है 9 प्लस का 19, d की वैल्यू कितना निकलेगा 5 माइनस का 9 बराबर माइनस का 4, तो -4 19 को 76 हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 67, ठीक है। देखते हैं 9वां पद को। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ऐसे ही आप लोगों को स्पीड में सारे क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। श्रेणी आपको दी है 5, 7, 9, 11 डैश का कौन सा पद 27 होगा। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए पूछ ले कौन सा पद, तो यहाँ पे जो नंबर दिया रहता है वो हमारा एल होता है, ठीक। तो हमने कल एक कॉन्सेप्ट बोला था कि एल बराबर a प्लस का n-1d होता है। तो आप लोगों से एल पूछ रहा है, तो एल की वैल्यू कितनी है 27, एल की वैल्यू यहाँ कितनी है 27, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस का n-1, डी की वैल्यू कितनी निकलेगी 7 माइनस का 5 बराबर 2 हो जाएगा, इसमें घट जाएगा तो कितना 22 बचेगा, और 2 गुणे नीचे आ जाएगा भाग में, तो आ जाएगा 11, n बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक। तो 12वां पद जो होगा वो 27 होगा, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी
हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसी श्रेणी का पीवा पद क्यू है तथा क्यूवा पद पी है तो पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है यह किसी श्रेणी का पीवा पद क्यू है तथा क्यूवा पद पी है तो पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा। तो कुछ मैं आप लोग कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि यदि किसी श्रेणी, क्वेश्चन क्या है कि का पीवा पद, यदि श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद पी है तो जो श्रेणी का पी प्लस क्यूवा पद होता है, ठीक है, वो याद रखना कि 0, ठीक है। यदि किसी श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद पी है तो श्रेणी का जो पी प्लस क्यूवा पद होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग एग्जाम्पल पे जैसे कह रहा है कि एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे कि इस पर जैसे कह रहा है कि 15वां पद कितना है, 14 है, और 14वां पद कितना है, 15 है। सॉरी 15वां पद 20 है और जो 20वां पद क्या है वो 15 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15वां पद 20 है और 20वां पद 15 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 35वां पद बताइए। आप लोग बता रहा है 35वां पद बताइए। तो यहाँ पे देखिए कि ये P प्लस की हुई तो हो रहा है ना 20, तो 35वां पद कितना आ जाएगा। देखो 20 15 को जोड़ेंगे 35 आ रहा है ना, तो जो 35वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। या आपको ये भी याद रखना है कि यदि पीवा पद क्यू है, पीवा देखो पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, अगर आपसे आरवां पद पूछ दे तो क्या हो जाएगा, P प्लस का Q माइनस का R, ठीक है, ये होता है। और अगर इसका D पूछे तो D बराबर हमेशा माइनस का 1 आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है, कि अगर पीवा पद Q है क्यूवा पद P है तो P प्लस क्यूवा पद 0 होगा, जो D आएगा उसका माइनस का 1 आएगा। और जो उसमें पूछ देगा कि पीवा पद Q है क्यूवा पद P है, उसका आरवां पद पूछ दे तो P प्लस Q माइनस का R होता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक, तो नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का 12वां पद 1/24 और 24वां पद 1/12 हो तो, कह रहा है किसी एपी का 12वां पद 1/24 और 24वां पद 1/12 हो तो ए और डी याद करने हैं, ठीक है। तो ए और डी याद करने, कह रहा है किसी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एपी का 12वां पद, किसी एपी का 12वां पद 1/24 है तथा 24वां पद 1/12 हो तो ए और डी याद करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहे हैं कि जो वहां नहीं कराया था यहाँ क्वेश्चन में करा रहे हैं। याद रखना कि यदि किसी एपी का, यदि किसी एपी का एमवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m हो तो, यह किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m हो तो उस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है a बराबर 1/mn होता है, ये याद रखना है। और जो d बराबर होता है वो भी वो m/1/mn होता है, ठीक। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि यदि समांतर श्रेणी का, जैसे कह रहा है कि 12वां पद 1/24 और 24वां पद 1/12 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए बराबर 1/m, डी बराबर भी 1/mn हो जाएगा। तो ऐसे ही ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/m कितना है 12 है, और डी कितना है सॉरी एन कितना है ये एम हो गया और ये एन हो गया, कितना है 24 है। इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 चौको 48 और 12 दूनी 24 28, 1/288 आ जाएगा। और डी बराबर भी 1/mn होगा, तो डी बराबर भी 12 गुणे 24 बराबर में 288 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लेना कि अगर टी एमएन पद पूछ रहा है, टी एमएनवा पद पूछ रहा है तो हमेशा एक होता है। ठीक, अगर कह रहा है टी एमएनवा पद पूछ रहा है तो हमेशा एक होता है। और ये याद रखना कि अगर योगफल एमएन पदों का पूछ दे 1/2mn प्लस का 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक ही सवाल में 4 कॉन्सेप्ट हो गए, ए डी एम एन एस एम एन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से सवाल आएंगे। ठीक है, तो याद रखना कि यदि किसी श्रेणी का एमवा पद 1/n तथा एनवा पद 1/m हो तो उस श्रेणी का जो प्रथम पद और डी क्या होता है वो दोनों 1/mn होते हैं। अगर उस श्रेणी का टी एमएन पद पूछ दे, मतलब कि एम एनवा पद पूछ दे तो वो 1 होता है। और अगर mn पदों का योगफल पूछ दे तो 1/2mn प्लस का 1 होता है। ठीक है, इसको याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, इस श्रेणी, क्वेश्चन अगला क्या है ये चीज नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, कह रहा है किसी, देखो क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, मतलब कि n बराबर कितना दिया है 60। ठीक, कह रहा है इस श्रेणी के प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 8 एवं 185। प्रथम पद कितना है 8 है, अंतिम पद कितना है 185 है। तो कह रहा है कि पद इसका सर्वांतर ज्ञात करना, डी बराबर ज्ञात करना है। तो हमने आपको सूत्र बताया कि n बराबर a प्लस का n माइनस का 1d होता है। ठीक, तो सूत्र को लिखना है। अब वैसे सूत्र आपको लिखना है, मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ए इधर हमेशा जाता है तो एल की वैल्यू चलो हम लिख के दिखा रहे 185 माइनस बराबर में 8 प्लस का n माइनस का 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 60 है और d निकालना है। तो इधर घट जाएगा तो 177 बचेगा और ये 59 d बचेगा। तो यहाँ पे इसको काट देंगे, 3 टाइम कट जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूले से इसको कर लेंगे। कह रहा है ये कि समांतर श्रेणी में 60 पद है तथा उसका प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 8 और 185 है, तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1d लगाएंगे। अब जो अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि x प्लस 1 कॉमा 3x कॉमा 4x प्लस 2 ये AP में हो। कह रहा है कि R इन AP, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि x प्लस 1 कामा 3x कामा 2x प्लस का 4x प्लस का 2 ये किसमें AP में है, तो x का मान आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये जब AP में होता है तो जो बीच वाला पद होता है इसका जो दोगुना होता है इस पद और इस पद के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5x और ये कितना है 3x, 6x हो जाएगा। इधर आएगा माइनस का 5x हो जाएगा, इधर 3 बचेगा, तो x बराबर 3 आ गया। ठीक, ऐसे कैलकुलेशन आप लोग करना है। ठीक है, फालतू चीजें एक एक स्टेप नहीं करना, नहीं तो और स्टेप आ जाए तो स्टेप फालतू के ही होते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करना मन में ही थोड़े से स्टेप कर लेने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो क्वेश्चन करने की स्पीड होगी वो थोड़ी दोगुना हो जाएगी और जो हम लोग क्वेश्चन 20-25 सेकंड में करेंगे उसको 10-12 सेकंड में आराम से कर लेंगे। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसी AP के 3 पदों का योगफल, कह रहा है कि किसी AP के 3 पदों का योगफल 21। कह रहा है कि किसी AP
के 3 पदों का योगफल 21, ठीक है। एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, गुणनफल कितना है? द्वितीय पद से 6 अधिक है तो तीनों पद होंगे, इस क्वेश्चन को ये कह रहा है किसी एपी के 3 पदों का योगफल 21 एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक हो तो तीनों पद ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिया है कि 2, 7, 12 और बी ऑप्शन क्या दिया है 1, 7, 13। सी ऑप्शन क्या दिया है 1, 8, 15 और डी ऑप्शन क्या दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल को हम लोग हमेशा कैसे करते हैं? जीडीओ से करते हैं, मतलब जीडीओ मतलब गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। तो जो इसमें 2 कंडीशन कह रहा है वो कंडीशन देखेंगे किस ऑप्शन से फॉलो हो रही है, जिस ऑप्शन से ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि किसी एपी के 3 पदों का योगफल 21 है, तो हम पहले देखेंगे किसका योगफल 21 है। तो इसमें देख रहे हैं 12, 7, 19, 2, 21 हो रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन आगे भी चेक कर और कहीं तो 21 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखा जाए कि 17, 13, 7, 20, 21 यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि अब देख रहे हैं 2 ऑप्शन मिल गया जिसमें पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक। तो हम लोग दूसरी कंडीशन फॉलो करेंगे। दूसरी कंडीशन किसमें फॉलो हो रही है? कह रहा है कि देखो तीनों का योगफल तो कितना आ गया जाके 21 आ रहा है दोनों में, ठीक है। अब जब हमने 2, 7, 12 को उठाया तो इसमें देखा कि योग 21 आ रहा है, योग कितना आ रहा है 21 आ रहा है, ठीक। अब पहले ही ऑप्शन में हम चेक करेंगे क्या दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। कह रहा है कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, मतलब कि प्रथम और तृतीय पदों का जो गुणनफल होगा 12 दूनी 24। कह रहा है द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो क्या हम देखेंगे कि क्या है 7 से 6 अधिक है क्या? 7 में 13 होना चाहिए तभी 7 से 6 अधिक होगा, तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड में देखेंगे, पहले कंडीशन सेकंड में फॉलो हो रही है, देखेंगे सेकंड में क्या सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही, तो सेकंड ऑप्शन क्या है 1, 7, 13 योगफल इसमें 21 हो रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल 13 हो जाएगा, ठीक। अब ये इससे देखो कितना अधिक है 6 ही तो अधिक है, वही तो कह रहा है द्वितीय पद से 6 अधिक है, तुम्हारा सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। अगर पहले में ही कंडीशन दोनों फॉलो हो रहे तो मैं आगे के ऑप्शन नहीं चेक करने। अब ये ना बोलना कि सर इसको क्यों नहीं चेक किया, इसको क्या करेंगे चेक करेंगे, आंसर समझना हमारा आंसर आ गया तो आगे क्यों चेक करेंगे। तो याद रखना है कि ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं उनको हम लोग किससे करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग अपने अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि अगले सवाल में बोल रहा है किसी एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है। कह रहा है कि किसी एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है। किसी एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है एवं उनके वर्गों का योगफल, एवं उनके वर्गों का योगफल 200 है, तो वे संख्याएं हैं। कह रहा है किसी एपी के लगातार संख्याओं का योग 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है। तो इसमें हम लोग ये भी गो थ्रू ऑप्शन होगा, जितने भी कंडीशन और लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा गो थ्रू ऑप्शन से ही करेंगे। 6, 8, 10। सी ऑप्शन क्या है 5, 8, 11। डी ऑप्शन क्या है 2, 8,
तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है 24। तो यहाँ पे देखेंगे योग कितना होना चाहिए सबका 24 किसका है, तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 24। तो देखेंगे किस, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है उनके वर्गों का योगफल। ठीक है, क्या कह रहा है वर्गों का योगफल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 200 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम योग देखेंगे कि 24 हो रहा है, देखो 12 8 20 4 24, इसमें क्या हो रहा है योग 24 आ रहा है। ठीक, लेकिन क्या देखेंगे कि और कहीं योग तो नहीं 24 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 10 8 6 इसका भी योग कितना आ जाएगा 10 8 18 6 24 आ रहा है। मतलब कि इन दोनों में से अभी आगे और भी चेक कर लेंगे, और कहीं 24 आ रहा है, यहाँ 22 आएगा, यहाँ भी 24 आ रहा है, और यहाँ भी, यहाँ कितना आ रहा है 19, यहाँ भी 24 आ रहा है। योग तो सारे सब जगह 24 आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड कंडीशन किसमें फॉलो करेंगे। यहाँ हम इसी में चेक करते, पहले सेकंड कंडीशन लगा के चेक करते सकते थे। कह रहे वर्गों का योग, तो देखो ऐसे ही आप देखो बड़ी संख्याओं को उठा लो पहले। ठीक, बड़ी संख्याओं को उठा लो, जैसे 12 का वर्ग कितना होता है, जैसे हमने पहले ऑप्शन उठाई, इसमें पहले 4 8 12 के ऑप्शन उठा लिए, इसका तो 64 हो जाएगा वर्ग, इसका कितना हो जाएगा 144। यही योग करने पर कितना आ गया जाके 208 आ गया जाके, ये क्या 200 से ज्यादा हो गया ना, तो ये हमारा गलत हो गया। अब इसके वर्ग करेंगे, बी ऑप्शन के वर्ग करेंगे, जैसे बी ऑप्शन 6 8 10 है, 6 का वर्ग कितना होता है, ये बड़ी 6 का वर्ग 36 होता है, और इसका 64, और इसका कितना हो जाएगा 100। तो 36 64 100 हो जाएगा, प्लस का 100 कितना हो गया जाके 200 हो गया ना। तो हमारा कौन सा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, तो जो लैंग्वेज पे आधारित सवाल होंगे हम उन लोग उन सवालों को कैसे करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया हो ना। क्या चला था, किसी एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है तथा उनके वर्गों के योगफल 200 है। तो इसमें देख रहे हैं कि योग भी 24 कंडीशन पहले फॉलो हो रही है, इनका वर्ग करने पर योग जो आ रहा है वो भी 200 आ रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग अपने